Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Here we discuss the important question of CSI or NET, IIT JAM and GATE and BHM. Now today also we discuss the question of real analysis, question of complex analysis and two question of ordinary differential equation. Now the question number 1 is related to 1 function. Means here we have a given f is a 1 function. We have to discuss about their behavior or about their range set. That is f must be onto, or range of f contains a rational number, or range of f contains a irrational number, or range of f contains both rational और irrational number. मीन्स हमारे पास एक 1 फंक्शन गिवन है और ये पूछ रहा है कि क्या f मस्ट बी ऑन टू होगा या फिर रेंज f के अंदर कंटेन करेंगे रैशनल नंबर, या फिर रेंज f के अंदर हमेशा इरेशनल नंबर कंटेन करेंगे, या फिर रेंज f के अंदर रैशनल इरेशनल दोनों कंटेन करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1. दैट इज टोटल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 81. This is lecture number 1, question number 81. Now first we discuss what is the definition of 1. 1 means, suppose this is set A1, A set and this is B set. Means हमारे पास दो सेट है और A के सेट के एलिमेंट A1, A2, A3, A4, A5 है और B1, B2, B3, B4 पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सपोज मान लेते हैं इसके पास एलिमेंट है N और इसके पास एलिमेंट है m, सच दैट n इज लेस देन m. तो फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 1 फंक्शन है तो n मस्ट बी लेस देन m. यानी हमेशा याद रखना है पहला सेट हमेशा छोटा सेट होता है या फिर स्मॉल सेट, और ये सेट इसे हम लोग मोटा सेट, बड़ा सेट या फिर बिग सेट बोल सकते हैं. ठीक है, दिस इज अवर स्मॉल सेट, दिस इज अवर बिग सेट. 1 फंक्शन मतलब हर एक के पास एक एलिमेंट यहां पे होने चाहिए, जैसे कि एक A1. एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज ए डिस्टिंक्ट इमेज इन अ B. हर एक एलिमेंट के पास अपना अपना डिफरेंट इमेज होना चाहिए. जैसे A के पास अगर B2 चले गया तो अब A2 के पास B2 को छोड़ के सारे ऑप्शन बचेंगे. यहाँ पे B1, ऐसे B3 के पास ऑप्शन चले जाएंगे, A4 के पास A5. सिंस क्योंकि n लेस देन m से है तो देयरफॉर हर एक एलिमेंट के लिए यहां पे इमेज होंगे. तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है, पूरा यही इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम डिस्कस करेंगे. तो एक चीज याद रखना है, एक डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, हमारे पास दो सेट है. ठीक है, ये सेट है A और ये सेट है B. सेट A क्या है हमारे पास, एक इंटरवल है 0-1. सेट A 0-1 है और B सेट हमारे पास रियल नंबर है. तो हमें रियल नंबर के अंदर दो सेट, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है रैशनल पार्ट और एक होता है इरेशनल पार्ट. रैशनल पार्ट काउंटेबल है, इरेशनल पार्ट अनकाउंटेबल है. ठीक इसी तरीके से यहां पे जो हमारे पास 0-1 के अंदर दो पार्ट होंगे, 0-1 कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज रैशनल एंड इरेशनल. मीन्स इट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. अब ये डायग्राम को समझो कि 0-1 में रैशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल भी होंगे. देर आर इनफाइनेटली रैशनल एंड इनफाइनेटली इरेशनल इन इंटरवल 0-1. सिमिलरली इन R देर इज अ काउंटेबल रैशनल एंड अनकाउंटेबल इरेशनल नंबर. पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां पे अगर एक फंक्शन डिफाइन करें, कैसा फंक्शन, 1-1, तो देन मस्ट बी ऑन टू फंक्शन. तो ऐसा तो जरूरी नहीं है. अब ध्यान सुनो,
ये अनकाउंटेबल है, इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, देयर आर अनकाउंटेबल एलिमेंट। तो अब यहां पे मुझे कितने एलिमेंट चाहिए, अनकाउंटेबल। तो ये जो बी वाला सेट कहेगा, एक काम करो, मेरा कोई भी एक छोटा सा सेट लेके चले जाओ, उसके पास कितने एलिमेंट होंगे, अनकाउंटेबल, और आप 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस बना लो। अब ये कह रहा है सिर्फ हमारे पास गिवन क्या है कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए। 1 1 के लिए कंसेप्ट क्या है, यहां के हर एक एलिमेंट के लिए यहां पे एक इमेज होना चाहिए। और कैसा इमेज होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज, यानी कि यहां पे अनकाउंटेबल पॉइंट्स है तो यहां पे भी सिर्फ अनकाउंटेबल पॉइंट्स होने चाहिए। कौन से होंगे उससे रिलेटेड नहीं है। तो एक काम करेंगे, इरेशनल का वो कोई भी एक सेट उठा के दे देगा, कहेगा यहां पे कितने पॉइंट है, तो इरेशनल पॉइंट है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, पूरा इरेशनल अनकाउंटेबल है। अगर यहां से छोटा भी अगर अनकाउंटेबल लेंगे तो भी उसके पास कितने पॉइंट होंगे, अनकाउंटेबल। लेकिन ऑनटू फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि यहां के हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज होना चाहिए। बट ये सेट कह रहा है कि मेरा सिर्फ इरेशनल वाला सेट काफी है इसके साथ 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस बनाने के लिए। दैट मीन्स हम यहां पे एक ऐसा 1 1 फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि इसके हर एक एलिमेंट के पास 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस होगा इरेशनल नंबर के साथ। तो यहां पे सारे एलिमेंट की जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स एफ इज, ये जो मस्ट वर्ड बोला है ना, अगर मे भी होता तो हाँ ऑन टू हो सकता है, तो पूरे रियल नंबर के साथ डिफाइन कर देंगे। बट यहाँ पे मस्ट बी ऑन टू बोला, बट ऐसा नहीं होगा, वो इरेशनल के सारे एलिमेंट के साथ 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस 1 1 फंक्शन बना सकता है। 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस नहीं, 1 1 फंक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग कि एफ मे बी ऑन टू और मे नॉट बी। हाँ, अब सेकेंड कह रहा है कि रेंज एफ के अंदर कंटेन करेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, अब समझते हैं। ये कह रहा है कि रेंज एफ के अंदर रैशनल नंबर कंटेन करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रेंज एफ के अंदर सिर्फ रैशनल नंबर ही होंगे, लेकिन फंक्शन 1 1 है, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन अ रैशनल नंबर। कि यहां के हर एक एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए रैशनल नंबर के पास। मतलब यहां पे जो पॉइंट है, तो पहले रैशनल के साथ जब उसने 1 1 किया तो यहां पे इसके लिए हर एक एलिमेंट रैशनल में है। बट जैसे ही वो इरेशनल नंबर के साथ 1 to 1 1 बनाना चाहता है तो यहां पे इसके पास अनकाउंटेबल एलिमेंट है ही नहीं। मतलब रैशनल सफिशिएंट नहीं है। ये जो हमारा ए सेट है जीरो इंटरवल, इसके साथ 1 1 फंक्शन बनाने के लिए सिर्फ रैशनल नंबर सफिशिएंट नहीं है, उसे जरूरत पड़ेगी किसकी, इरेशनल नंबर की। इरेशनल अपने आप में सफिशिएंट था कि वो किसके साथ 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस बना सकता है, जीरो इंटरवल 0 1 के साथ क्लोज इंटरवल। बट यहाँ पे रैशनल सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये काउंटेबल होगा और ये अनकाउंटेबल। मीन्स ये अगर सपोज n है और यहाँ पे m, तो n ग्रेटर देन m, और n ग्रेटर देन m के लिए 1 1 फंक्शन डिफाइन नहीं होता। क्योंकि जब हम डिस्टिंक्ट इमेज डिफाइन करेंगे तो रैशनल के साथ तो हो जाएगा, बट इरेशनल के पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, और अनकाउंटेबल कभी भी काउंटेबल के डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि इसे हर एक, मतलब अगर सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट है और इसकी डिमांड है कि हर एक के साथ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट होने चाहिए, तो इसके पास अनकाउंटेबल पॉइंट है, बट इसके पास का प्रोडक्ट सिर्फ काउंटेबल है। दैट मीन्स सिर्फ रैशनल कंटेन नहीं करेगा। ये कह रहा है कि रेंज एफ के अंदर कंटेन करेंगे रैशनल नंबर, तो जरूरी नहीं है। क्यों, हो सकता है वो इसके साथ बना सके, थोड़ा भी एक एलिमेंट ले लेंगे और इसके साथ वो 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस बना लेगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि क्लियरली यहां पे हमें क्या बनाना है, 1 1 फंक्शन बनाना है। तो यहां पे ऑलरेडी अगर हम इरेशनल का इतना सेट ले ले या फिर सिर्फ इरेशनल नंबर ले ले, तो ये इसके साथ 1 1 करेस्पॉन्डेंस बनाएगा, बट उसके पास रैशनल नंबर होंगे ही नहीं। तो देयरफॉर सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग। मीन सेकेंड ऑप्शन क्या करे, तो उसके अंदर कंटेन करते रैशनल नंबर, बट ऐसा पॉसिबल है कि हम इरेशनल के साथ उसको 1 1 फंक्शन डिफाइन कर दें तो उसे रैशनल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट ये कह रहा है कि हमेशा कंटेन करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है,
थर्ड क्या कह रहा है, तो थर्ड को बाद में देखते हैं, फोर्थ देखते हैं। ये कह रहा है कि रेंज एफ के अंदर कंटेन करेंगे रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर, तो ये भी जरूरी नहीं है। क्यों? वही सेम क्वेश्चन, हम यहाँ पे कितने एलिमेंट है, अनकाउंटेबल, इसके लिए अनकाउंटेबल एलिमेंट यहाँ होने चाहिए, तो 1 1 फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो मैं इरेशनल नंबर को ले लेता हूं, क्योंकि इरेशनल नंबर के पास कितने एलिमेंट है, अनकाउंटेबल, यहां पे भी कितने, अनकाउंटेबल, तो इन दोनों के बीच में 1 1 फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। मतलब रैशनल की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है वो रैशनल ले, बट ऑलवेज मतलब होंगे ऐसा कंपलसरी नहीं है। मतलब दोनों कंटेन करेंगे ये कंपलसरी नहीं है। अब बचा ये कि रेंज एफ कंटेन्स करता है इरेशनल नंबर, कि रेंज एफ के अंदर कंटेन करेंगे इरेशनल नंबर। सपोज कुछ देर के लिए मान लेते, एज्यूम कर लेते कि ऐसा नहीं है, कि रेंज एफ के अंदर कंटेन कर डस नॉट कंटेन इरेशनल नंबर। सपोज पॉसिबल कर लेते हैं, अगर इरेशनल नहीं कंटेन करेगा मीन्स सिर्फ हमारे पास ऑप्शन कितने, अब सिर्फ रैशनल नंबर है, और यहां पे पूरा इंटरवल 0 1, मतलब यहां पे काउंटेबल वाला रैशनल नंबर भी होगा और यहां पे अनकाउंटेबल वाला इरेशनल नंबर होगा। अब क्या अकेला रैशनल नंबर सफिशिएंट है इसके डिमांड को पूरा करने के लिए, क्योंकि इसके पास अनकाउंटेबल एलिमेंट है, यहां पे तो सिर्फ काउंटेबल एलिमेंट है, और अनकाउंटेबल काउंटेबल के साथ 1 1 फंक्शन डिफाइंड नहीं कर सकता। दैट मीन्स अगर हम ये कहे कि इसके पास रेंज एफ के अंदर इरेशनल कंटेन ही नहीं करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकता है कि रैशनल ना कंटेन करे, क्योंकि इरेशनल के पास अनकाउंटेबल है, तो ये तो इसके साथ 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस बना सकता है, बट अकेले रैशनल इसके साथ 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस नहीं बना सकता। इट मस्ट बी कि उसके पास इरेशनल के एलिमेंट भी होने चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो राइट हो जाएगा, कि रेंज एफ के अंदर इरेशनल नंबर हमेशा कंटेन करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफी सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि 1 1 फंक्शन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। 1 1 मीन्स हर एक एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट इमेज होने चाहिए, और जो हमारा डोमेन वाला सेट है वो हमेशा को डोमेन से छोटा होना चाहिए, तब जाके हम हर एक एलिमेंट का डिमांड पूरा कर सकते हैं कि उसको अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेज मिले। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ R/n इज अ कॉम्पैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी ऑफ R/n। R/n यानी कि यूक्लिडियन स्पेस है हमारे पास, और ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट आर अ कॉम्पैक्ट इन R/n वेयर R/n इज अ विथ यूजुअल टोपोलॉजी। फर्स्ट इज ऑल tuple such that each tuple is a less than 1 where I is between 1 to 1. Second is x1 x2 solve up to xn is equal to 0. Third one is all xi is greater than mod of all xi is greater than 0. And last one is mod xi is between 1 and 2 raised to I where I is between 1 to n. मीन सिंपल हमारे पास 4 सेट गिवन है, और ये फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा सबसेट कॉम्पैक्ट होगा R/n। तो याद रखना है, जैसे कि मैट्रिक्स के अंदर अगर हमारे पास हायर ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो हम 2 या 3 के लिए करते हैं। सेम यहाँ पे ज्योमेट्रिकली समझने के लिए n के प्लेस पे हम 2 या 3 लेके से चेक करते हैं, क्योंकि 2 और 3 का हम ज्योमेट्री बना सकते हैं, तो उसका डायग्राम बना सकते हैं। अब पहला क्या कर रहा है कि x1 वो सारे n टपल्स होंगे सच दैट कि ईच xi इज लेस देन 1। बट याद रखना पहले डेफिनेशन, तो कॉम्पैक्ट का डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जिनका पहला लेक्चर है वो देख सकते हैं कि कॉम्पैक्ट का डेफिनेशन, कॉम्पैक्ट यानी कि क्लोज प्लस बाउंडेड। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन कुछ और होता है कि एवरी open cover of G X is a suppose A is a subset of metric space or a topology, then A is said to be a compact in X if every open cover of A admit its finite subcover। बट ये प्रॉपर डेफिनेशन, यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं यूज करना है, हमें यहाँ पे थ्योरम रिजल्ट यूज करना है।
कि क्लोज और बाउंडेड होना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहला क्वेश्चन ओपन, यहाँ पे ओपन का साइन है, दैट मीन्स ये तो डायरेक्ट रॉन्ग हो गया, इसे चेक भी नहीं करना। अब यहाँ पे सपोज x1 x2 xn है, अगर हम 2 के लिए लेंगे तो हमारे पास सपोज x और सेकेंड को y ले लेंगे इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -6। ये तो एक लाइन होगा और लाइन है, इसका मतलब ये कभी भी बाउंडेड नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग है। थर्ड ये कह रहा है कि each xi इज ग्रेटर देन 0, मतलब xi का मॉड ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, x2 ग्रेटर देन, मतलब ये कह रहा है कि x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से प्लेन आएगा। अगर हम आर स्क्वायर की बात करेंगे, अगर हम आर स्क्वायर की बात करते हैं तो ये वाला, क्योंकि यहाँ पे y ग्रेटर देन है और x ग्रेटर देन बोलेंगे तो मतलब ये वाला सेट है, तो ये यहां से तो बाउंडेड है बट यहां से तो ओपन है, मतलब ये बाउंडेड सेट नहीं है। एक्चुअली ये क्लोज सेट है बट क्या नहीं है, बाउंडेड नहीं है। और जो सेट बाउंडेड नहीं है, क्योंकि क्लोज और बाउंडेड दोनों होने चाहिए। फॉर कॉम्पैक्टनेस क्लोज मस्ट बी, सेट मस्ट बी क्लोज एंड बाउंडेड, बट हियर द सेट इज क्लोज बट नॉट बाउंडेड, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग। तो ए बी सी रॉन्ग हो गया, बचता है डी, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बट चेक करते हैं क्या, ये कह रहा है कि देखो ध्यान से ना, एक्स आई की वैल्यू बाउंडेड है किसके बीच में, दो वैल्यू के बीच में, 1 और 2 मीन्स बाउंडेड सेट है। ये 1 और 2i के बीच में है, वेर i इज अ सम फाइनाइट नंबर, मीन्स इट इज बाउंडेड। नेक्स्ट क्लोज सेट भी है, यहाँ पे क्लोज का साइन है, दैट मीन्स ये सेट क्लोज एंड बाउंडेड है, इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट होल्ड होगा। पहला कर रहा है कि द सीरीज समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 0 to infinity x raised to n कन्वर्जेंस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -1 to 1, मीन्स हियर 4 सीरीज। फर्स्ट यानी कि समेशन x raised to n कन्वर्जेंस है क्या, कि यहाँ पे इंटरवल -1 से लेके 1 तक। सेकेंड कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली बोल रहा है। थर्ड में ये कह रहा है कि x raised to n अपॉन n कन्वर्जेंस है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो कह रहा है x raised to n अपॉन n स्क्वायर, क्या ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो इसमें एक सिंपल सा रिजल्ट याद रखना है जिसका नाम है बोल्जेनो-वायरस्ट्रास थ्योरम। तो ये सिंपल रिजल्ट ये कहता है कि हमें एक सीक्वेंस ढूंढना है mn सच दैट, इस तरीके से कि जो fn ऑफ x होगा ये लेस देन mn होगा। तो अगर fn x लेस देन mn है, अगर mn रियल सीक्वेंस नंबर में अगर ये क्या है कन्वर्जेंस है, तो fn ऑफ x क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा। ये रिजल्ट है। और ये क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है, तो 1 ऑप्शन राइट होंगे, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग। अब अगर यहां पे x raised to n है और ये अगर mn डाइवर्जेंस, तो ये सीरीज में डाइवर्जेंस होगा, तो जो fn ऑफ x सीरीज है ये भी डाइवर्जेंस होगा। एंड अगर कन्वर्जेंस है तो कन्वर्जेंस होगा। तो सीरीज यहाँ पे x raised to n है और सारी वैल्यू -1 से लेके 1 तक है। अगर मॉड लेंगे तो x raised to n की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और 1 क्या है, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस, मतलब ये तो डाइवर्जेंट होगा, ये कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जेंटली यूनिफॉर्मली बोल रहा है तो ये भी नहीं होगा। सी ये कह रहा है कि x raised to n अपॉन n, अगर इसे सपोज मॉड लेंगे तो ये लेस देन 1/n होगा, और 1/n इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीरीज इन नंबर, मतलब नंबर्स के अंदर भी सीरीज 1/n ये एक हार्मोनिक सीरीज होता है। और बहुत सारे प्रूफ है जिससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि हार्मोनिक सीरीज इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। दैट मीन्स ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और लास्ट ऑप्शन अगर हम इसे चेक करें तो हम जो हमारे पास fn ऑफ x है, वी हैव fn ऑफ x इज x raised to n अपॉन n स्क्वायर विच इज लेस देन 1 अपॉन n स्क्वायर, लेट mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। सिंस mn इज 1 अपॉन n स्क्वायर बाय p सीरीज टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर mn इज कन्वर्जेंट सीरीज
in numbers by using Bolzano-Weierstrass theorem, fnx series is uniformly convergent. That means the option number 4th is right. तो डी ऑप्शन राइट हो गया यहाँ में हमारे पास. ये गेट का क्वेश्चन है, गेट 2008 का. नाउ द क्वेश्चन नंबर 84. ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, रीमान इंटीग्रेशन का. तो रीमान इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है. इसमें ये पूछा है कि एक फंक्शन डिफाइन किया है, हियर अ फंक्शन विच इज गोइंग फ्रॉम 0 1 to 0 1. इसको डिफाइन इस तरीके से किया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2 raised to k minus 1 upon 2 raised to k for all x belong to 2 raised to k minus 1 upon 2 raised to k minus 1 2 raised to k minus. ये हमारे पास एक इंटरवल, मतलब फंक्शन दिया है जिसमें x ये जो भी, तो एक 0 1 से लेके 0 1 तक एक फंक्शन डिफाइन, अरे एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया है 2 raised to k minus 1 upon 2 raised to k, जिसमें सारे जो डोमेन होंगी x वो कहाँ बिलोंग कर रहे, इस इंटरवल पे. देन f इज रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन. अगर f रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो 0 से लेके 1 तक f ऑफ x का इंटीग्रल, मतलब 0 से लेके 1 पे हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है या फिर इंटीग्रल फाइंड करना है f ऑफ x का. तो यहां पे हम यूज करेंगे, सिंपल रिजल्ट है कि अगर हमारे पास a से लेके b तक का इंटीग्रेशन निकालना है तो हम सिंपल उसको पार्टीशन कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 2 तक का इंटीग्रेशन निकालना है, हम दो पार्ट में, पहले 0 से, सपोज ये a और c है और यहाँ पे b बीच में पॉइंट आ रहा है मिडल में. तो फर्स्ट वी टेक a to b एंड देन b to c. क्यों ऐसा कब करते हैं, जब यहाँ पे b पे डिसकंटिन्यूअस होता है, फाइनाइट टाइम डिसकंटिन्यूअस या फिर इनफाइनाइट टाइम पे डिसकंटिन्यूअस होगा तो भी हम उसे क्या कर सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं. बट ये कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में पढ़ते हैं जब हम मेजर थ्योरी पढ़ते हैं. तो वहां पे ये लिखते हैं कि अगर किसी भी सेट का मेजर 0 है तो हम उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो वो मेजर थ्योरी में आता है. तो यहां पे याद रखना, तो इस तरीके का यूज करके हम उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं. तो इस सेम मेथड का यूज करके हम इसे पार्टीशन में बांट के उसका क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन. तो जैसे कि यहां पे हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ x 0 to 1 f ऑफ x dx, ये फाइंड करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 raised to k minus 1, इस तरीके से. लास्ट में कहां तक जाएगा, 2 raised to k minus 1, और यहाँ पे k वैल्यू होगी कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक. 1 पुट करेंगे तो 2 raised to 0 और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, मतलब 0, और यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो 2 minus 1 और यहाँ पे 2 raised to, तो ये 1 हो जाएगा. ठीक है, 1 होगा, 2 1 पुट करेंगे तो 2 minus 1, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़. हाँ, तो यहाँ पे सॉरी इन्फिनिटी पुट करेंगे. तो अगर यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये सेम है, कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, 1. मतलब यहाँ पे अगर k के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 0 आंसर, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर 1 होगा. मतलब ये लिमिट 0 to 1 जा रही है. ठीक है, तो अब इसे ब्रेक कर देंगे क्योंकि यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास गिवन है कि f ऑफ x की वैल्यू है 2 raised to k minus 1 upon 2 raised to k. इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. ये हमारे पास इंटरवल गिवन है, तो f ऑफ x की वैल्यू 2 raised to k minus 1 upon 2 raised to k, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब सिर्फ ने इसके बाद सॉल्विंग पार्ट है, यहाँ से 2 raised to k minus 1 ये छोटी वैल्यू है तो इसको स्मॉल वैल्यू को कॉमन ले लिए. तो यहाँ पे k minus 1, यहाँ पे k, तो k प्लस k minus 1 2k minus 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 raised to k है तो 2 raised to k minus 1 चाहिए, तो minus 1 और प्लस 1 ऐड कर देंगे तो k minus 1 तो बाहर चले जाएगा, बट 2 raised to 1 2 रह जाएगा. अब 2 एलसीएम बनाने के लिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और 2 raised to 1 मतलब 2 1 होता है. तो माइनस प्लस 1 कैंसिल होकर सिर्फ 2 raised to k होगा. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस जो ओपन होगा तो प्लस, यहाँ से ये कैंसिल 2 minus 1 1 मतलब 1/2 आएगा. फिर इसके बाद सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे तो 1/2 raised to k 1/2 raised to 2k. अब ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका रेडियस हाफ है, यहाँ पे रेडियस 1/4 है. तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि a/1 minus r,
ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, आर हमारे पास रेडियस या फिर हम इसे रेशियो बोलते हैं, यानी कि ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, ये सीक्वेंस। तो यहाँ पे ए के प्लेस पे अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हाफ, और हमारे पास ये 1 अपॉन ए, ये हमारे पास रेशियो हो गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 स्क्वायर यानी 1 अपॉन 4, और 1 पुट करेंगे तो ये 1 अपॉन 4, तो यहाँ पे ए और 1 माइनस 1 अपॉन 4 आर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हाफ 1 माइनस हाफ, हाफ कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन 4 है। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 3/4, तो 4 कैंसिल 1/3, 3 माइनस 1 2/3, तो ये आंसर हो गया। तो सिंपल हमने सिर्फ स्प्लिट किया है, स्प्लिट करके सॉल्विंग पार्ट था ये इजी। ठीक है, बट एक चीज याद रखना है, एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि अगर सपोज एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन 2 n है, हाँ, और x की वैल्यू सपोज 1 अपॉन 2 n माइनस 1 से लेकर 2 n इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, तो हमेशा याद रखना है, और जो भी इंटरवल होगा वो 0 1 से लेकर 0 1 तक। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 to 1 f ऑफ x dx इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस 1। तो अगर सपोज यहाँ पे, अरे सपोज ये a है, इन जनरल यहाँ पे a होता है, तो a रेज़ टू n के प्लेस पे a अपॉन a1 प्लस लिखते हैं। तो अगर जैसे यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे लिख देंगे 2 अपॉन 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पे सेम इसी टेक्निक का यूज करके हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो जहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास मिलता है a अपॉन a प्लस 1। यहाँ पे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे भी वही आता है, यहाँ पे a के प्लेस पे 2 और नीचे 2 प्लस 1 3, बट इसे स्प्लिट करना होता है। फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर इस तरीके से 1 अपॉन a रेज़ टू n, तो यहाँ पे 2 लिखा हूं तो इसको रिप्लेस कर दो a से। 3 जनरल यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला, इसके बेस पे नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अरे क्वेश्चन नंबर 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। ये IIT जैम का क्वेश्चन है, आई थिंक 2006 या 2007 का क्वेश्चन है कि a ऑफ t डिनोट कर रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस मॉड x। द x एक्सिस द स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू माइनस t, x इज इक्वल टू t, देन लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी a ऑफ t। मींस a ऑफ t डिनोट कर रहा है एरिया जो कि बाउंडेड है एक कर्व से। कौन सा कर्व, y इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस मॉड x, और x एक्सिस से बाउंडेड है, और स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू माइनस टी, एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे किससे बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड है यहाँ पे माइनस टी और टी से बाउंडेड है, माइनस टी और टी से। यहाँ पे हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होता है। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे माइनस टी टू टी ई रेज़ टू माइनस मॉड एक्स dx। बट ये मॉड फंक्शन है, तो निगेटिव के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव, और पॉजिटिव के लिए वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। मतलब इसे हम अगर 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो माइनस टी से 0, t0 के लिए इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। तो मतलब मॉड एक्स की वैल्यू माइनस मॉड एक्स, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस, यानी ये सिंपल e रेज़ टू एक्स हो जाएगा dx। ठीक इसी तरीके से जब हम 0 से लेकर t जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, और ये माइनस मीन्स यहाँ पे e रेज़ टू माइनस एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा e रेज़ टू एक्स, लिमिट पुट करेंगे माइनस टी टू 0, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस और e रेज़ टू माइनस एक्स, और ये 0 टू t, लिमिट पुट करेंगे तो e रेज़ टू 0 माइनस यहाँ पे e रेज़ टू माइनस टी हो जाएगा, माइनस यहाँ पे t पुट करेंगे तो e रेज़ टू माइनस टी, और तो यहाँ पे अपर मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, और 0 पुट करेंगे तो e रेज़ टू माइनस 0। तो ये यहाँ पे हो गया 1 माइनस e रेज़ टू माइनस टी माइनस e रेज़ टू माइनस टी, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1, यानी कि 2 माइनस 2 e रेज़ टू माइनस टी। बट हमें क्या निकालना है, यहाँ पे लिमिट निकालना है कि जब t की वैल्यू अगर इंफिनिटी को अप्रोच करेगी तो यहाँ पे जो भी हमारा इंटीग्रेशन होगा, यानी कि a ऑफ t एरिया, तो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी
तो 2 माइनस 2 ई रेस टू माइनस टी। अब यहाँ पे ई रेस टू माइनस टी है, मतलब 1 अपॉन ई रेस टू टी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0, सिर्फ क्या बच जाएगा 2। तो यानी कि जो भी हमारा ऑप्शन 2 वाला है वो राइट होगा, ये 2 ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ का जो आंसर था क्वेश्चन नंबर 84 का, क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन ए है, बाकी बी सी डी रॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 84 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 86, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज समेशन के स्क्वायर अपॉन के फैक्टोरियल। ये जो क्वेश्चन है ये एनबीएचएम का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि देख के पता चल रहा है ये जो क्वेश्चन है कि ये ई के टर्म्स में आएगा, क्योंकि ई का एक्सपांशन अगर हम ओपन करते हैं तो ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव एक्स रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो पहले हम सीरीज लिख लेते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन नंबर 86, वी नो दैट, एक चीज हमें पता है, वी नो दैट ई रेस टू एक्स इज नथिंग बट the summation x raised to n upon n factorial, where n is going from 0 to infinity, that is 1 plus x square upon 2 factorial x cube upon 3 factorial and dash। तो इस तरीके से चलते रहता है। ये हमारे पास सीरीज है x e raised to x। अब एक चीज याद रखना है, अब यहाँ पे मैं n फैक्टोरियल लूं या फिर 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल लूं या फिर 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल लूं, जो सीरीज होगी वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी ई पे, ये हमेशा याद रखना। ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि n k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव k स्क्वायर अपॉन k फैक्टोरियल। इसके बेस पे एक नेट में भी क्वेश्चन आया था, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था, तो इस मेथड का यूज करके हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। समेशन k इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव। अब k स्क्वायर को हम k इंटू k लिख सकते हैं, यहाँ पे k फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं k इंटू k माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ से k कैंसिल हो गया, सिर्फ k बच रहा है, तो k को हम माइनस प्लस 1 एडजस्टमेंट कर सकते हैं, माइनस 1 और प्लस 1 इस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी समेशन k इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव। तो अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k माइनस 1 अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल, और दूसरा प्लस 1 के साथ चले जाएगा, यानी कि k इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव, तो 1 अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे इसको और स्प्लिट करेंगे तो ये हमारे पास मैं इसे लिख सकता हूँ k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये k माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन k माइनस 2। और अभी मैंने बताया चाहे यहाँ पे k माइनस 2 हो या k माइनस 3 हो, आंसर हमेशा e आता है। यहाँ पे इसका आंसर ही, यहाँ से इसका आंसर ही, तो e प्लस e कितना हो जाएगा 2e, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 2e है वो राइट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग होंगे। एक्चुअली होता यह है कि एनबीएचएम में ऑप्शन नहीं होते, तो ऑप्शन मैंने अपने मर्जी से दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन डायरेक्ट आंसर होता है 2e, तो वहां पे ऑप्शन नहीं होते। ठीक है। तो a1 e स्क्वायर, ये e/2 ये मैंने खुद से दिया है। अब 87 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। नाउ आज हमने इंक्लूड किया है कॉशी, जो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। कॉशी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऑल्सो इन रियल एनालिसिस। तो काफी कंट्रीब्यूशन है कॉशी का। तो कॉशी इंटीग्रल जो है ये कॉम्प्लेक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और हर साल 1 से 2 क्वेश्चन कंपलसरी कॉशी थ्योरम के बेस पर डायरेक्ट आते हैं और काफी सिंपल होता है। तो कॉशी थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम तो ये है कि अगर किसी भी डोमेन पे f is an analytic in a domain D, then every closed contour in D contains in a D, then integration over that closed contour is always 0। मतलब सिंपल ये कह रहा है कि अगर हमारे पास मान लो एक डोमेन है, ये डोमेन D है, और इस पे एक फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, तो अगर मैं इसके अंदर कोई भी क्लोज कंटूर ले लूं, सपोज ये मेरे पास एक क्लोज कंटूर है C, तो अगर इसके ओवर इंटीग्रेशन फाइंड करूंगा f ऑफ z dz, तो ये हमेशा 0 होगा। तो ये रिजल्ट है कि
इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कंटूर इन डोमेन वेयर एफ इज एनालिटिक एवरीवेयर, मतलब किसी डोमेन पे अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उस डोमेन के अंदर अगर मैं कोई भी क्लोज कंटूर लूं तो उस क्लोज कंटूर के ओवर अगर मैं इंटीग्रेशन फाइंड करता हूं तो वो हमेशा 0 आएगा। तो ये रिजल्ट है, दैट इज द एनालिटिक, दैट इज कॉशी थ्योरम कि इफ एफ इज एनालिटिक ऑन अ सिंपल कनेक्टेड डोमेन, अगर एक सिंपल कनेक्टेड डोमेन है, कनेक्टेड मतलब उसके हर एक 2 पॉइंट, कनेक्टेड का डेफिनेशन याद रखना है, कनेक्टेड इज अ सेट विच इज सफिशिएंट इटसेल्फ, अपने आप में इतना सफिशिएंट होता है कि वो कनेक्ट कर सकता है एवरी 2 पॉइंट विदाउट यूजिंग अनदर सेट और विदाउट लाइंग टू अदर सेट, किसी दूसरे सेट में लाई किए बिना वो अपने हर 2 पॉइंट को कनेक्ट कर सकता है। ऐसे सेट को हम कहते हैं कनेक्टेड सेट। सिंपल सेट ये है कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके का सेट नहीं होना चाहिए, उसे हम सिंपल सेट कहते हैं। तो एफ इज एनालिटिक है किसी सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी में, देन इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कंटूर, यहां पे सी डिफाइन किया, वे सी इज ए क्लोज कंटूर इन डी, तो डोमेन पे वो क्लोज कंटूर होगा तो इंटीग्रेशन उसके ऊपर 0 होगी। सेकेंड काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि रिजल्ट है 1/z माइनस z नॉट रेज़ टू n, दैट इज इफ z नॉट कंटेन करता है सेट के अंदर तो कंडीशन अलग है, अगर z नॉट मीन सिंगुलैरिटी, यहां पे z नॉट की वैल्यू जो होगी अगर वो कंटेन करता है तो उसके लिए रिजल्ट ये है, बट अगर कंटेन नहीं करता तो उसके लिए रिजल्ट ये। इफ z नॉट इज नॉट कंटेन इन c दैट मीन्स फंक्शन एनालिटिक है, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं फंक्शन जिस डोमेन पे सिंगुलैरिटी ही नहीं है दैट मीन्स फंक्शन ऑटोमेटिक एनालिटिक हो गया, तो यहां पे तो कॉशी थ्योरम अप्लाई हो जाता है। मतलब ये तो हमारा कॉशी थ्योरम से ही आ जाता है कि अगर z नॉट सिंगुलैरिटी अगर कंटूर के अंदर नहीं है या फिर जो डोमेन है उसके अंदर नहीं है तो बाय यूजिंग कॉशी थ्योरम ये 0। बट इंपॉर्टेंट यहां पे है कि अगर सपोज z नॉट सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो 2 पाई आई आंसर होगा जब n की वैल्यू 1 होगी। हियर z नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन के अंदर ये कंटूर के अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं है उस डोमेन पे, तो z माइनस z नॉट रेज़ टू n, अगर n की वैल्यू यहां पे 1 है मतलब 1/z माइनस z नॉट की वैल्यू हमेशा 2 पाई आई होगी, अदरवाइज 0 होगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 1/z माइनस z नॉट की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, सिर्फ एक कंडीशन पे 0 नहीं होगा, जब उसका पावर 1 होना चाहिए और वो सेट इनसाइड होने चाहिए डोमेन के अंदर, अदरवाइज 0 होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। मान लो कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी सिंपल कनेक्टेड डोमेन पे और सी अगर कोई क्लोज कंटूर है सी के अंदर, देन कोई भी पॉइंट ले लो उस कंटूर के अंदर, हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि अगर हमारे पास z माइनस z नॉट, क्योंकि इसके पहले हमने सिर्फ z माइनस z नॉट के लिए रिजल्ट देखा था, अगर सपोज यहाँ पे f ऑफ z होगा तो कुछ नहीं करना है, 2 पाई आई को मल्टीप्लाई कर देना है उस फंक्शन पे जो सिंगुलैरिटी होगी उसको पुट कर दो, सेम उसी की तरह है। यहाँ पे ये नहीं था तो सिंपल 2 पाई आई था, अगर यहाँ पे f ऑफ z आ गया तो z के प्लेस पे z नॉट पुट कर दो, ये हमारा सिंपल कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ये सिंपल पोल के लिए है, अगर सपोज सिंपल पोल नहीं है, मल्टीपोल मतलब उसके पोल का ऑर्डर अगर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर का तो उसके लिए अलग रिजल्ट है, वो मैंने लिखा नहीं है, जब क्वेश्चन करेंगे तो वो उसको भी इंक्लूड करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 87, तो क्वेश्चन नंबर 87 शायद मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 लिखा नहीं है, बट शायद क्वेश्चन नंबर 87 आपकी पीडीएफ में होगा, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 87 शायद 1/4 माइनस जेड स्क्वायर डीजेड, इस तरीके का क्वेश्चन है, 1/4 माइनस जेड स्क्वायर डीजेड, ऐसे। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अरे सॉरी, पहले ये देखते हैं। यहां पे ऊपर 4 माइनस जेड स्क्वायर के प्लेस पे यहां पे आ रहा है, यानी यहां पे हमें कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज करना है। पहले तो हम डोमेन निकालते हैं कि हमारे पास जो कंटूर है वो क्या है, z+1 मॉड z+1 का मतलब क्या होता है, यहां पे हमें -1 पे खड़े होके कितने रेडियस का सर्कल बनाना है, 2, मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा।
तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, यहाँ पे ये 1 1 यानी कि 1, ये हमारा सपोज डोमेन है। नाउ यहाँ पे हम सिंगुलैरिटी फाइंड करेंगे। तो अगर मैं इंटीग्रल को अच्छे से लिखूं तो मॉड z+1 इज इक्वल टू 2 z² अपॉन, तो यहां से काम करते हैं माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा z² - 4। इसी को हम लिख सकते हैं मॉड z+1 इज इक्वल टू 2 z² माइनस z माइनस 2 z+2, तो a² - b² का फॉर्मूला यूज करके। अब यहाँ पे एक तो सिंगुलैरिटी 2 आ रही है पोल और एक आ रहा है -2, बट हमारे सेट में -2 तो है, सेट में मतलब जो कंटूर से -2 है, बट 2 लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही पोल है और वो है -2। अरे सिर्फ ये वाला पोल कि z के प्लेस पे अगर -2 पुट करेंगे तो ये मतलब जो पोल हो गया वो z इज इक्वल टू -2 है। तो अब हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था कि z माइनस z0 f ऑफ z है, तो सिंपल 2πi को मल्टीप्लाई कर दो f ऑफ z0 से, तो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सिंगुलैरिटी कहां आ रही थी, तो सिंगुलैरिटी तो सिर्फ यहां आ रही थी, मतलब ये पूरा f ऑफ z हो गया। तो 2πi में f ऑफ z0 पुट कर दो, तो 2πi हमारे पास f ऑफ z क्या है, z² अपॉन माइनस, ये माइनस भी f ऑफ z में आएगा, ठीक है, z - 2। अब पुट क्या करना है यहाँ पे हमें, z के प्लेस पे पुट करना है -2, तो देयरफॉर 2πi इंटू -2 को अगर यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर अपॉन माइनस -2 तो ये -4 माइनस माइनस कैंसल, +4 2 का स्क्वायर 4 कैंसल, आंसर आ जाएगा 2π, यानी कि हमारा जो आंसर हो गया वो 2π आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से ये IIT, ये शायद नेट का क्वेश्चन है 2015 या 16 का, और जो क्वेश्चन 87 है वो गेट का क्वेश्चन है, तो आपके पीडीएफ में होगा, आप चेक कर सकते हो। तो वो शायद 1/z-1 है, 1 - z, अरे z² - 1 कुछ इस तरीके से। तो वहां पे हम उसका फैक्टर करेंगे तो z - 1 और z+1 होगा, और जो डोमेन है उसके अंदर दोनों लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो z - 1 और +1, तो मतलब 1 पे भी आ रहा है, -1 पे भी आ रहा है, तो ये रिजल्ट सिंपल, ये रिजल्ट यूज करना उसमें 1/z-, तो सिंपल यहाँ पे 1 है, सिंपल पोल है, तो आंसर 2πi होगा, और सेम माइनस के लिए भी वही होगा, तो सेम आंसर 2πi, और 2πi माइनस 2πi 0 होता है। तो ठीक है, वो क्वेश्चन आप पीडीएफ में देख सकते हो, इजी क्वेश्चन है, तो इस मेथड का यूज करके ये टेक्निक का इसमें यूज करना आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 काफी सिंपल है, सिर्फ थोड़ा कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन है कि लेट y1 y2 ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन इंटरवल i पे सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों इक्वेशन को। सिर्फ इसमें y1 की वैल्यू निकालना है, तो y1 की वैल्यू निकालना है मीन्स यहाँ पे जो y2 है इसको रिप्लेस करना है y1 से, तो इसके लिए ये कंडीशन दी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले कि गिवन हमारे पास दिया है कि dy1/dx माइनस y1 माइनस y2 इज इक्वल टू e⁻x, और सेकेंड इक्वेशन है कि 2dy1/dx प्लस dy2/dx माइनस 6y1 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं सिंपल इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में y1 माइनस y2 e⁻x, और सेकेंड को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट को विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये y" होगा, ये y1' होगा, और ये y2' होगा, और यहाँ पे e⁻x, ठीक है। तो यहाँ पे जो y2' या फिर माइनस y2' की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ से माइनस y2' की वैल्यू चाहिए तो इसको ये साइड लेके आएंगे, तो इस माइनस y2' के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2y1' माइनस 6y1, तो इसे यहाँ पे लिख देंगे 2y1' माइनस 6y1, तो ये y1" 2 - 1 यानी कि 1y' और ये माइनस 6y',
और वाई डैश, अगर ये तो एक सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अगर इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे, इसे m पुट करेंगे और डेरिवेटिव को m का स्क्वायर m माइनस 6, तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकालेंगे तो एक रूट -3 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, और हमें पता है कि अगर सपोज रूट आते हैं तो C1 e⁻, यहाँ पे जो भी रूट होगा उसको लिखते हैं, C2 e⁻, जो सेकेंड रूट है इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की एक चीज याद रखना है, तो ये डिपेंड करता है यहाँ पे राइट साइड में इज इक्वल टू जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है वहां पे क्या है। अगर e⁻x है तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको d के प्लेस पे पुट कर देना। अगर नॉन जीरो है तब तो आंसर वही आएगा, बट अगर जीरो हो रहा है तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना है और ऊपर x ऐड करना, याद रखना है। फिर से जीरो हो रहा है तो फिर से नीचे वाले का डेरिवेटिव लेके यहाँ पे x स्क्वायर करना है। फिर से जीरो हो रहा है, अगर सपोज ये D3 ऑर्डर का है तो यहाँ पे फिर से x³ लेके फिर से इसका डेरिवेटिव करना। इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलते रहे, बट यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, 2 - 6 -4 आ रहा है, मतलब नॉन जीरो है, तो ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। और जो सॉल्यूशन होता है उसमें दोनों होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा और जो भी पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो दोनों को ऐड करके ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जिसमें ये वाला ऑप्शन है कि C1 e⁻2x प्लस C2 e⁻3x माइनस 1/e⁻x, ये हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये नेट में भी क्वेश्चन आता है, ये सेम क्वेश्चन गेट में भी पूछे गए और यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन IIT एग्जाम में भी पूछा गया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी होती है और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में राइट साइड में f(x) दिया होता है, जो कि उसकी डिफरेंट वैल्यू होती है कि f(x) के यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू दिया है कि f(x) 0 से लेके 1 तक इसमें x डिफाइन किया है और ग्रेटर देन 1 के लिए 0, और ये कहता है कि जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन हमारे पास कंटिन्यूअस होगा। तो इन सारे रिजल्ट का यूज करके हम सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके उसे सॉल्व करना है। तो y(x) के प्लेस पे एक बार x पुट करेंगे और एक बार 0 पुट करेंगे, दोनों का इंटरवल अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एक गिवन डिफरेंस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कि y' + 2y = f(x), और ये हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन है कि 0 पुट करने पे 0 होगा। f(x) डिफाइन एज कि इंटरवल x between 0 to 1 is 1 and for x is greater than 1 it is 0. Now for x is between 0 to 1, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे एंड क्लियरली इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर x इज ग्रेटर देन 0 पुट कर देंगे 0, तो ये सिंपल वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। तो फॉर x इज ग्रेटर देन 1, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx, वेयर p ऑफ x इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, इसके लिए यहाँ पे 2 का इंटीग्रेशन लेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx, या फिर इसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू p ऑफ x dx। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हमारा r ऑफ x है। तो r ऑफ x यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो r ऑफ x यहाँ पे 1 लिख देंगे सिंपल, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये e⁻2x, यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻2x, फिर से इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे e⁻2x/2। तो सॉल्व करने पे हमारे पास ये मिल रहा है, तो इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरीके से हम इसे यूज करेंगे, तो इस मेथड का भी यूज करके कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये हमारे पास e⁻2x यहाँ पे कांस्टेंट, तो इसे ये साइड लेके आके सिंपल हम कह सकते हैं e⁻2 माइनस y इज इक्वल टू e⁻2x सम कांस्टेंट C1 C2। यहाँ पे अगर C1 लेंगे तो वहां पे C2, अगर यहाँ पे C लिया तो वहां पे कोई और एक कांस्टेंट, कोई भी एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं, या फिर वेरिएबल मतलब ABCD
या फिर सिंपल C1 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर वेरिएबल सेपरेबल का भी यूज करके हम कर सकते हैं, जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2y, तो x यहाँ चले जाएगा, y को ये साइड लेके आएंगे तो log y e अप्लाई करके यही आंसर। डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके भी कर सकते हैं या फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड का भी यूज करके। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन हो गया। अब इनिशियल कंडीशन ये दिया है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो अगर y ऑफ 0 किसके लिए होगा, पहले इक्वेशन के लिए, क्योंकि इसमें ये तो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, तो 0 के लिए क्या पुट करेंगे 0। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 में यानी कि यहां पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करेंगे तो e रेस टू 0, ये पार्ट 0, तो हाफ ये साइड आके यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी -हाफ। तो c के प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे -हाफ, तो हमारे पास जो पहला सॉल्यूशन होगा 0 से लेके 1 के बीच में वो -हाफ e रेस टू -2x प्लस हाफ। बट y कंटिन्यूअस फंक्शन है, y अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका मतलब वो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ कंटिन्यूअस। अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कंटिन्यूअस है तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, मींस 1 पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब कंटिन्यूअस का डेफिनेशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होना चाहिए। द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर सेम। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज किए, राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन किए, लिमिट पुट करने पे हमें C1 की वैल्यू मिल गई। मतलब y को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें पुट करना है y ऑफ 3/2 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन 3/2 तो x से ग्रेटर देन है, मतलब यहाँ पे जरूरत थी यहाँ। तो ये सेकेंड कांस्टेंट को निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ी कंटिन्यूअस फंक्शन की। ये तो ऑलरेडी निकल चुका था, कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया था, बट ये कांस्टेंट एलिमिनेट करने के लिए हमने यूज किया कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट। तो ये जो e रेस टू -2 है, जो सेकेंड हमारा जो भी कांस्टेंट था, अरे ये जो कांस्टेंट है C2, ये निकालने के लिए हमने कंटिन्यूअस का यूज किया। तो अब 3/2 पुट करेंगे तो ये 3/2, 2 कैंसिल, e रेस टू -3। अब सिंपल इसे साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे सिर्फ माइनस दिया, यानी कि 2 - 1 ये e हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टी करेंगे तो e रेस टू -1, और नीचे e रेस टू -2 बचेगा, उसको नीचे लेके आके e स्क्वायर लिख देंगे, और ये हमारे पास e रेस टू -1/2। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, यहाँ पे माइनस है, इसके लिए साइन h1 हाइपरबोलिक और नीचे e स्क्वायर। तो जो भी ऑप्शन में साइन h1 यानी कि साइन h1 अपॉन e स्क्वायर, ये जो सी ऑप्शन है ये राइट होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट, IIT एंड NBHM जेम। आज चारों एग्जाम के क्वेश्चन थे, NBHM का भी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन IIT जेम का भी था, IIT जेम के 2 क्वेश्चन थे और गेट के भी 2 क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में एज यूजुअल जैसे कि हम डिस्कस करते हैं 6 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के, 2 क्वेश्चन मॉडर्न अलजेब्रा के और 2 क्वेश्चन अप्लाइड के। तो आज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन। तो जिनका भी ये पहला लेक्चर है, जिन्होंने भी स्टार्टिंग के लेक्चर नहीं देखे वो स्टार्टिंग के वीडियोस देख सकते हैं, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपको नेट क्लियर करना या फिर कोई भी एग्जाम क्लियर करना तो प्रैक्टिस बहुत होना चाहिए। यानी कि आप हर एक क्वेश्चन से मतलब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन आपके माइंड में होगा और जितने ज्यादा काउंटर एग्जाम्पल होंगे उतना आपके लिए एग्जाम क्लियर करना अच्छा होगा। तो आज का लेक्चर ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।